हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे आपकी विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सितंबर की मंथली मैगजीन को शुरू किया था और जिसमें लगभग लगभग सभी सेगमेंट हमने कवर कर लिए थे। फिर चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, या इकोनॉमिक्स हो, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज, इस सभी सेगमेंट को हमने कवर किया था। और इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट को, जिसमें ऑलरेडी मैंने कल एक क्लास ले ली थी जिसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। और आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आखिरी क्लास लेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसे हम लॉन्ग टॉपिक के रूप में जानते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो शॉर्ट न्यूज़ होती है, जो सामान्यतः आपके प्रीलिम्स वगैरह में बन जाते हैं प्रश्न, या यूपी पीसीएस में भी कभी कभी वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो इसको आज कवर करेंगे और फिर इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को कवर करेंगे, और फिर देखेंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट बच रहा होगा तो उसको भी हम लोग अगली क्लास में कवर कर लेंगे। आप में से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे मुझसे कि सर अभी अक्टूबर की आप नहीं करा रहे हैं या नवंबर की आप मैगजीन नहीं करा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो जिस भी हम महीने में पढ़ रहे होते हैं उससे 2 महीने डिले आती है। अभी जैसे हम लोग नवंबर लास्ट में पढ़ रहे हैं, 30 मतलब दिसंबर स्टार्ट हो गया एक तरीके से, तो उस समय हम पढ़ रहे हैं, और कब की पढ़ रहे हैं? सितंबर की पढ़ रहे हैं, जबकि अभी अक्टूबर नवंबर की आनी बाकी है। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं कि अक्टूबर की शायद 5 दिसंबर तक हो सकता है मैगजीन आ जाएगी, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगी, क्योंकि इस समय मैगजीन आ गई है लेकिन वो इंग्लिश मीडियम की आई है और हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों हिंदी मीडियम में। तो हम लोग हिंदी मीडियम के लिए जो है कि वेट करेंगे 102 दिन का, तब तक मैं सितंबर की मंथली मैगजीन को कवर कर दूंगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की आपके यूपीएससी 2024 की जर्नी के लिए करंट अफेयर्स की जो प्रॉब्लम थी, विजन आईएएस मंथली मैगजीन को कैसे समझें, कैसे उसको अंडरस्टैंड करें, कैसे उसके नोट्स बनाएं, इन सभी चीज़ों का समाधान जो है कि ग्लैंस एकेडमी चैनल पर दिया जा रहा है पूरे यूट्यूब पर। इससे बेहतर अगर कहीं भी पढ़ाया जा रहा हो तो आप कमेंट करने को बताना। दूसरा प्लस जो है कि आपको बताते चलूं कि अगर आप लोग रेगुलर जो है कि हर मंथ की कवर कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने मई की कवर की है, जून की कवर की, जुलाई की, अगस्त की, और सितंबर की चल रही है, तो इस तरीके से अगर आप कवर करते रहेंगे तो जब हम लोग पीटी 365 पढ़ेंगे जिसमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स होगा, तो इसी मंथली मैगजीन का ही शॉर्ट नोट्स होता है एक तरीके से, जो आपको ईजिली समझ में आएगा और रिवाइज हो पाएगा। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर अभी तक भी आपने करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं की हैं तो पिछले 3-4 महीने की जरूर कर लीजिएगा, ताकि पीटी 365 की जब सीरीज मैं फरवरी से शुरू करूंगा तो आपको चीजें समझ में आती रहें। तो चलिए इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को। तो ये रहा आपका 200 टॉपिक, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा जीन ड्राइव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी अर्थात जीडीटी क्या होता है। इसको पढ़ने के साथ हम लोग कुछ शॉर्ट टॉपिक्स जो है वो भी चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि भारत, ब्राज़ील और पनामा, इनमें आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों का उपयोग करके कुछ परीक्षण किया गया है। यानी मच्छरों पे जो है कि कुछ परीक्षण किया गया उनके जेनेटिकली चेंज पर, भारत, ब्राजील और पनामा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और ये एक जीनोम अनुक्रमण संबंधी तकनीकों का इसमें प्रयोग किया गया कि जिस हम आनुवंशिक संशोधन या बदलाव करके हमारी क्षमता में भी वृद्धि हो जाए, और इसके चलते मच्छरों के जनन को बाधित करने और उनकी आबादी को क्रमिक रूप से नियंत्रित करने में हमें सहायता मिलेगी। तो मतलब जो हम कि आनुवंशिक रूप से जो है कि इसमें चेंजेस करते हैं जीन ड्राइव थ्योरी का प्रयोग करके, या जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, जो कि सामान्यतः मच्छरों के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन किया था, जिसकी वजह से जो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, प्लेग हो गया, या जो भी ऐसी बीमारी जो मच्छरों के काटने से होती है, इन पे हम नियंत्रण कर सकेंगे। और इसके साथ साथ हम मच्छरों की जो पैदावार है, यानी मच्छरों की जो आबादी है, हम उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे। हम पूरी तरीके से नहीं समाप्त कर रहे हैं, अगर हम किसी भी एक जीव को अगर समाप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम जो है कि प्रभावित होगा, लेकिन हम उनकी संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारे देश में जो होने वाली डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी है उनको नियंत्रित कर पाएंगे। तो इनमें क्या होगा कि जीन ड्राइव थ्योरी जो है कि प्रयोग की जाती है। अब जैसे कि अगर हम देखें जीडीटी के बारे में, अगर हम समझते हैं चीज़ों को, तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी ये एक प्रकार की आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है, मतलब कि जेनेटिकली कुछ मॉडिफिकेशन करना, उसी को हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो जीडी होती है यानी कि जीन ड्राइव, एक प्रकार की आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक है, और यह तकनीक जीन को संशोधित करती है। किस जीन को संशोधित करोगे? जैसे मान लो कि कोई ऐसा जीन है जिसके माध्यम से मच्छर जो है कि बहुत अधिक लार्वा पैदा करते हैं और बहुत अधिक संख्या में उनकी वृद्धि होती है, यानी उनका जन्म होता है, या फिर कुछ ऐसे जो है कि इनमें इन्फेक्शन होते हैं, वायरस होते हैं, जो
व्यक्तियों में जो है कि पहुंचते हैं और जिसकी वजह से डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारी होती है। तो हम इन जीन को परिवर्तित कर देंगे, इन जीनों को हम संशोधित करेंगे और इसी के चलते निर्धारित जीन आनुवंशिक रूप में वंश क्रम में शामिल हो जाते हैं और वो उनकी आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि बढ़ते जाते हैं, यानी वो बीमारी फिर कंट्रोल होती चली जाती है। अब जैसे इस घटक में क्या होता है, जीन ड्राइव में 3 प्रमुख घटकों का प्रयोग किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में। जैसे पहला तो होता है वह जीन जिसको किसी जीव के डीएनए में शामिल करना है। तो पहले तो हम उस जीन की पहचान करेंगे जो हमें उस जीव के डीएनए में शामिल करना है। मतलब कि हम चाहते हैं कि मच्छरों के द्वारा अगर काटने पर जो बीमारी हो रही है मलेरिया या डेंगू, वो अब बीमारी ना हो या अगर हो भी तो कम संख्या में हो। तो हम उससे संबंधित जो जीन होगा वो हम मच्छरों के डीएनए में डाल देंगे पकड़ के। और डीएनए को काटने के लिए क्या करोगे, क्योंकि जीन तो बहुत छोटा होता है, जीन जो होता है इतना छोटा होता है जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। खुद मच्छर सोचिए दोस्तों इतना छोटा सा होता है और उसके अंदर जीन अगर हम ढूंढेंगे तो मुश्किल है मच्छर में ढूंढ पाए। तो इसके लिए डीएनए को काटने के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम लोग Cas9 एंजाइम के रूप में जानते हैं। हालांकि एंजाइम वर्ड अगर लग जाता है किसी भी चीज के आगे तो ये समझिए कि वो प्रोटीन है। तो Cas9 क्या हो गया, एक तरीके से प्रोटीन हो गया। और ये CRISPR-Cas9 इसका पूरा नाम होता है कि CRISPR-Cas9, जो कि एक प्रोग्रामेबल डीएनए अनुक्रम है जो जीन को काटने में मदद करती है। और इसी को हम लोग इन शॉर्ट क्या कहते हैं दोस्तों, आणविक कैंची कहते हैं। मतलब एटॉमिक या यूं कहें कि न्यूक्लियर कैंची कह सकते हो आप इसे। और ये निर्धारित करता है कि एंजाइम को डीएनए को कहां पर काटना है। तो इससे पता चल जाता है CRISPR-Cas9 जो कैंची है, आणविक कैंची, जिससे पता चलता है कि हमें डीएनए के किस टुकड़े को काटना है। मान लेते हैं कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक डीएनए की एक श्रृंखला बना के देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये डीएनए की एक श्रृंखला है और मुझे पता चलता है कि ये वाला जो जीन है, ये वाला जिसमें मैंने एरो किया है, ये जो है कि डिस्टर्बिंग जीन है। इट मीन्स कि क्या होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो मुझे इसे काटना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, CRISPR-Cas9 जो एंजाइम है उसका प्रयोग करके मैं इस जीन को हटा दूंगा। इस जीन को क्या करूंगा, हटा दूंगा। और यहां से हटने के बाद मैं इसकी जगह कोई अच्छा जीन या यूं कहूं कि जो मुझे जीन का प्रयोग करना है उसको मैं लगा दूंगा। इट मीन्स कि रिप्लेस कर दूंगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि Cas9 एक एंजाइम है जो कि आणविक कैंची यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में कार्य करता है और ये जीनोम में एक विशिष्ट स्थान पर डीएनए को काटता है। विशिष्ट स्थान का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिस स्थान को हम सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ के डीएनए को हमें काटना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बॉडी में इस तरीके का कोई चेंजेस करना चाहें तो हमें पता तो होना चाहिए कि पैर के फीमर वाली हड्डी के पास के किस पॉइंट पर हमें डीएनए को काटना है। तो ये बिल्कुल माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन होता है, बिल्कुल ही महीन ऑब्जर्वेशन। तो उसी पर्टिकुलर स्टेट जो जगह होती है उस पर्टिकुलर जो डीएनए होता है उसके जीन को काटने के लिए हम CRISPR-Cas9 एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि CRISPR-Cas9 क्या होती है, तो आप कहोगे एक आणविक कैंची होती है, एक तरीके का एंजाइम होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है जो डीएनए के जीन को काटने में मदद करता है। और इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका परिणाम होगा इन तीनों घटकों के जरिए कि एनकोड की गई आनुवंशिक सामग्री को मूल जीन के स्थान पर जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है। मतलब जब हम इसका प्रयोग करते हैं, इन जो जीन ड्राइव थियरी है या जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है, और इसके माध्यम से जो हम आनुवंशिक सामग्री को मूल जीन के स्थान पे क्या करते हैं, उसके डीएनए में जोड़ देते हैं। अब ये मूल जीन क्या होता है, जो मच्छर में पहले से ऐसा जीन है जो या तो बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है या मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियों को फैला रहा है। तो उस मूल जीन को हम हटा देते हैं और उसके डीएनए में एक नया जीव डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो जीन क्या करेगा, अब रिप्लेस हो गया है नए जीन से। और नया जीन क्या करेगा, बच्चों की संख्या कम कर देगा और उसकी काटने पे जो प्रभाव होता है मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों का, वो निष्क्रिय हो जाएगा या यूं कहें वो कम हो जाएगा। तो इसमें ये प्रभाव मिलेगा। और यही जो जोड़ा गया जीन है ना, ये अगली पीढ़ी में भी हस्तांतरित होगा। ऐसा नहीं कि केवल जिस मच्छर में हमने डीएनए टेस्ट किया है या डीएनए चेंजेस किए केवल उसी में होगा। ऐसे तो वो मच्छर जो है कि कल किसी ने उड़ते हुए मच्छर को मार दिया तो फिर तो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी का पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये किया जाएगा कि उस मच्छर के जेनेटिकली पार्ट के द्वारा जब आगे भी और उसके बच्चे पैदा होंगे तो वो सारे के सारे सिम्टम्स जो हमने डाले हैं नए प्रभाव मॉडिफिकेशन करके, वो सारे सिम्टम्स आगे की पीढ़ी में जाते रहेंगे और आगे की पीढ़ी लगातार संख्या को कम पैदा करेगी। साथ ही साथ काटने के प्रभाव जो होते हैं वो कम होते चले जाएंगे और मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी पर कंट्रोल किया जाएगा। इसका उपयोग होगा जैसे मलेरिया डेंगू जीका वायरस फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करने के लिए किया जाता है। देखिए, एक होता है मच्छर जो हमें नॉर्मली काटता है,
आप देखोगे ऑल आउट लगाते हैं हम लोग, मच्छरदानी लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमें मच्छर काटते रहते हैं सामने और हम उन मच्छरों को मार भी देते हैं। अच्छा, एक बेसिक बात बता दूं कि अगर किसी मच्छर को मारने पर अगर ब्लड निकलता है और ब्लड का कलर अगर रेड है तो ये कंफर्म होता है कि वो फीमेल होता है, यानी वो मादा मच्छर होती है, क्योंकि मादा मच्छर ही दोस्तों खून चूसती है, इसीलिए उसका ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। और अगर आप किसी मच्छर को मारते हैं और उसका ब्लड हल्का वाइट होता है, हल्का वाइट होता है या पेल येलो कलर का हो सकता है, तो नो डाउट वो जो है कि मेल कैटेगरी का होगा, क्योंकि वो हमारे बॉडी से खून नहीं चूसता है। तो जो मच्छर मारने पे रेड कलर का होता है तो आप उससे कह सकते हो कि भाई ये तो मैंने मादा को मार दिया, और अगर आपने मारा और मच्छर का खून सफेद है तो आप कहोगे कि मैंने मेल यानी नर को मार दिया। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो जो हमें नॉर्मली मच्छर काटते हैं तो हमें तो कभी डेंगू नहीं होता, मलेरिया नहीं होता, लेकिन जब कोई स्पेशल मच्छर होते हैं जो इस वायरस को फैलाते हैं, उनके काटने पर हमें बीमारी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा कमर के नीचे वाले हिस्से में पूरे पैंट पहनिए, पूरे लोवर पहनिए, पूरा कपड़ा पहनिए, क्योंकि जनरली इनकी जो हाइट होती है वो 2 से 3 फीट ही ऊपर उठ पाते हैं, यानी 2-3 फीट का मतलब हमारे कमर तक उड़ पाएंगे, उससे ज़्यादा ये ऊपर नहीं उड़ते हैं। और ये मच्छर जनरली आपके पैरों में ही काटते हैं, पंजों में काटते हैं, एड़ियों में काटते हैं, इस वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये समाधान हम निकाल पाएंगे। वहीं इससे कुछ संबंधित समस्याएं भी तो होंगी भाई, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप ऐसे मच्छरों को मारते हो तो समस्या नहीं होगी। तो पहली चीज मैंने पहले बताया कि इकोसिस्टम पर एक दीर्घकालिक व्यवधान पैदा होगा जो कि फूड वेव का संतुलन बिगाड़ेगा। अब सोचिए मच्छरों को कौन खाता है, आप देखोगे ट्यूबलाइट के आसपास छोटे छोटे मच्छर भी अगर भिनक रहे हो या कोई फतिंगे भिड़क रहे हो तो उनको मछली वो छिपकली खा लेती है, मकड़ी खा लेते हैं, कॉकरोच खा लेते हैं। तो इन मच्छरों को जो खाने वाले जीव हैं, अगर हम सारे मच्छरों को खत्म कर देंगे तो उन जीवों को भूख कैसे मिटेगी, उन जीवों के लिए फिर भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो वो जीव मरने लगेंगे तो उन जीवों पर निर्भर जो बड़े बड़े जीव हैं वो कैसे फिर अपना पेट भरेंगे। तो ये पूरी फूड चेन होती है, फूड वेब होता है जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। तो एक समस्या ये देखने को मिलेगी। वहीं कानूनी स्तर पर देखें तो नतीजे इसके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और इसका प्रभाव देश की सीमाओं के बाहर भी फैल सकता है। मतलब हमने जिसका प्रभाव या जिस भी मच्छर में डीएनए चेंजेस किए हैं भारत के अंतर्गत, हम चाहते हैं कि भारत में मलेरिया और डेंगू पे कंट्रोल कर सके, लेकिन वो मच्छर उड़ता उड़ता चला गया पंजाब, दिल्ली, हरियाणा होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में घुस गया, तो फिर कैसे पता चलेगा, फिर पाकिस्तान की समस्या बढ़ जाएगी। तो ये कानूनी प्रभाव भी यहाँ पे समस्या होगी। सुरक्षा की बात करेंगे तो जैव आतंकवाद या अन्य दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। मतलब कहने का है कि अगर जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अगर मच्छर में उसके डीएनए को बदल सकते हैं, तो वायरस भी तो कुछ ऐसा ही था कोरोना का, यानी हम उसी मच्छर में हम डीएनए चेंजेस करके कुछ ऐसे केमिकल डाल दें, ऐसे केमिकल युक्त जीन को डाल दें जो महामारी फैला दे, तो वो मच्छर जहां जहां काटते जाएगा वैसे वैसे उसकी महामारी फैलती जाएगी। जैसे कोरोना वायरस में क्या था, उस पर आरोप लगाया गया चीन के वुहान शहर पे कि इन्होंने लैब में इसे टेस्ट करके तैयार किया, यानी उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया, उसके जीन में परिवर्तन किया, डीएनए में परिवर्तन किया कि जिससे एक हार्मफुल जो है कि वायरस बन जाए, पेंडेमिक की स्थिति आ गई। तो ये भी एक चुनौती हो सकती है। और नैतिक की बात करेंगे तो नैतिक और नीति परक मुद्दे उठेंगे कि किसी प्रजाति को हमें लक्षित कहाँ तक करना है और कैसे हम इसे वापस लाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये एक टॉपिक था इंपॉर्टेंट, लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ छोटे टॉपिक हैं, जैसे हम हाइपरलूम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे एक संक्षिप्त सुर्खियों में हाइपरलूम, ठीक है। क्या है हाइपरलूम, तो आप इसको देखेंगे कि टाटा स्टील, जो भारत की टाटा स्टील कंपनी है, और TUTR हाइपरलूम ने हाइपरलूप तकनीक के विकास के लिए एक संयुक्त कार्य योजना पर समझौता किया है। अब ये TUTR हाइपरलूम क्या है, ये हाइपरलूप ये IIT मद्रास द्वारा संचालित है और वहीं ये टाटा स्टील, यानी दोनों ही इंडिया के अंतर्गत हैं। एक टाटा स्टील कंपनी है और एक IIT मद्रास के अंतर्गत एक संस्थान है जो कि डीप टेक स्टार्टअप है। यानी कि डीप टेक का मतलब होता है डीप स्तर पे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना, या डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। ये यात्रियों और कार्गो के लिए एक प्रस्तावित अल्ट्रा हाई स्पीड युक्त जमीनी परिवहन प्रणाली है। कैसी परिवहन प्रणाली है, जमीनी परिवहन प्रणाली, जिसकी स्पीड होगी लगभग 700 मील प्रति घंटे से अधिक। तो आप लोग इसको जरा किलोमीटर में कन्वर्ट करके बताना कि कितने किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। मैं इसका इमेज दिखाता हूं आपको। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हाइपरलूम का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे आप देखेंगे कि ये क्या है दोस्तों, तो ये तो आपका ग्राउंड है, जमीन है, और इस पर ये ब्रिज की सहायता से, यानी कि पुल की सहायता, एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा। और उसके हिसाब से ये देखिए पूरा का पूरा ये
हाइपरलूम का सिस्टम तैयार किया गया है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो ये वाला जो एरिया या ऊपर की ये जो पतली पतली शीट दिख रही है ना, ये वाली, ये पतली पतली शीट है, ये व्हाइट वाली जो है, तो इसको तो हम लोग कह देंगे ट्यूब। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? ट्यूब। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ट्यूब का मतलब हो गया एक तरीके से सुरंग की तरह दिखती है। और फिर उसके बाद इसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये इसी को हम कह देते हैं पॉड। क्या कहते हैं? पॉड। पॉड का मतलब होता है जैसे कोच, यानी कि जिसमें बोगी में बैठा जाता है, जैसे आप मेट्रो की तरह समझ सकते हैं। और इसमें एक और चीज होती है जो मैं आपको बताऊंगा आगे अभी क्लास में। और ये आगे का आपका सिस्टम रहता है, यहाँ पे मिरर वगैरह होता है। ये आगे आने वाली जो प्रेशर हवाएं हैं, जैसे ये ट्यूब में जब गाड़ी आगे जा रही है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है ये, तो यहाँ पे जो आने वाली हवाएं हैं उनको रिलीज करते हुए जो है कि आगे निकलती है और इन हवाओं का दाब कम किया जाता है। तो ये हो गया हाइपरलूम। और जो कि सामान्यतः यहाँ पे देखेंगे आप, इस तरीके से स्ट्रक्चर है मेट्रो की तरह, और ये एलन मस्क साहब है। तो इनसे रिलेटेड ये पूरी स्टोरी है। तो हम चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक को आते हैं दोबारा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, और ये क्या जमीनी स्तर पे जमीनी परिवहन की एक प्रणाली है, मैंने आपको बताया ना। और हाइपरलूम की जो अवधारणा को एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स तथा अन्य कंपनियों द्वारा प्रचारित किया गया। तो सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च या सबसे पहले जो प्रमोशन किया वो किसने किया? स्पेस एक्स कंपनी यानी एलन मस्क ने किया। और इसमें 3 मेन पॉइंट होते हैं, एक होता है ट्यूब, एक होता है पॉड, एक होता है टर्मिनल। टर्मिनल तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं, इन शॉर्ट में समझना हमें। तो ट्यूब मैंने आपको दिखा दिया कि एक सुरंग की तरह होती है, एक लंबी सी सुरंग जिसमें उसको चलाया जाता है। जैसे मेट्रो वगैरह आप देखोगे दिल्ली में कई जगह मेट्रो क्या है, नीचे जमीन के नीचे बनी हुई है, यानी सुरंग के रूप में। और पॉड क्या होता है? ये कोच होता है, यानी जिसमें लोग बैठते हैं। ये ट्यूब के भीतर जो वायु प्रतिरोध आता है, घर्षण होता है, इसको काफी हद तक कम कर देता है। यानी कि ये जो कोच है ये इस तरफ आगे की ओर बढ़ता है और सामने से जो हवाएं आती हैं उनके घर्षण को कम करता हुआ जाता है। फिर वहीं पे टर्मिनल पॉड एक होता है जो आगमन और प्रस्थान को मैनेजमेंट करता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टेशन के रूप में हो जाते हैं ये, जैसे मेट्रो स्टेशन होता है ना जगह जगह, तो ये टर्मिनल पॉड हो गए जहां पे लोगों को उतरना है, ये सारी चीजें हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये बड़े शहरों के बीच हवाई यात्रा की तुलना में सस्ता विकल्प होगा और समय और प्रदूषण में भी कमी आएगी। अब मान लीजिए किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, अगर वो फ्लाइट से जाता है, तो हो सकता है उसको 10,000 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो हाइपरलूम से जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे केवल 4,000 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। और फ्लाइट से जाने में अगर मान लीजिए उसे 2 घंटा लगता है, तो हाइपरलूम से जाने में हो सकता है कि 1 घंटे 35 मिनट का ही समय लगे, तो 25 मिनट का समय बच गया। तो ये थी आपके हाइपरलूम का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अगला। गुजरात से संबंधित यहाँ पे न्यूज आ रही है कि काकरापार जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसके बारे में बात करनी होगी, जिसको हम लोग KAPP3 यानी कि काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना है। ये गुजरात में भारत के पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू हो गया। तो स्वदेशी होने के साथ साथ ये क्या, सबसे बड़ा, यानी कि 700 मेगावाट की इसमें क्षमता है। कितना है? 700 MW यानी मेगावाट की क्षमता है। और KAP3 जो है यानी कि काकरापार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये दाब युक्त भारी जल रिएक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर जो होता है, इसका स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा संस्करण है ये अब तक का। क्लियर है? PHWR। और PHWR के बारे में अगर हम कहें तो इसमें प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में और भारी जल को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो भी न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उसमें ईंधन के तौर पे यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कहीं कहीं पे यूरेनियम नहीं मिल पाता है तो हम यूरेनियम की जगह क्या लगा देते हैं? प्लूटोनियम लगा देते हैं। क्या होता है? प्लूटोनियम, जिसको P235 शायद कहते हैं या 239 कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, 239 होगा या 235 होगा। तो प्लूटोनियम भी हमारा नाभिकीय ईंधन के रूप में जाना जाता है, जो यूरेनियम का एक विकल्प होता है। क्लियर इतनी बात? अब यहां पर आप देखोगे कि जो काकरापार टर्मिनल है, मतलब न्यूक्लियर टर्मिनल, न्यूक्लियर प्लांट, इसको सुरक्षित रखने के लिए उन्नत सुरक्षा सुविधाएं हैं। जैसे पतली दीवार वाली एक प्रेशर ट्यूब बनाया गया है इसमें, जो अत्यधिक दबाव के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके इससे। और पैसिव डीकेट हीट रिमूवल सिस्टम भी लगाया गया, जो कि जापान की फुकुशिमा जैसी परमाणु दुर्घटना जो 2011 में हुई थी, इसकी आशंका को भी इसमें समाप्त कर दिया गया है और जनरेशन 3 की टेक्नोलॉजी लगाई गई है। वहीं स्टील लाइन कंटेनमेंट, मतलब शीतलक हानि से होने वाली जो दुर्घटना होती है, जैसे मान लो अचानक क्या होता है कि कूलेंट जो होती है शीतलक बहुत तेजी से कमी आने लगती है और इस मामले में विस्फोट होने लगता है, तो इसके दबाव को भी कम किया जाएगा। लॉस ऑफ कूलेंट एक्सीडेंट, तो इसको जो है कि कम करने का प्रयास किया गया है।
और भारत इस समय अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में है और विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम 235 समस्थानिक का 3 से 5% तक संवर्धन जरूरी है। तो ये हो गया आपका यूरेनियम जो है कि ईंधन हो गया, और हालांकि प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जाता है। अब ये टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने इसको छोड़ दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दी है 1 महीने पहले जब ये आ गई थी, तो आप लोग देख लीजिएगा उसके फाइल सेक्शन में जाके ढूंढ के। अब देखते हैं यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो यहाँ पे मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कि आगे पॉलीक्लोनल, तो जो मल्टीपल होता है। तो मोनोक्लोनल क्या है ये? तो केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की एक खुराक खरीदने का निर्णय लिया है। हालांकि ये प्रैक्टिकल रूप से अभी दवा है, अभी पूरी तरीके से ये नहीं कि आम पब्लिक में यूज हो जाए, अभी प्रायोगिक है। 2018 में केरल में जब निपाह वायरस आया था, उसके प्रकोप हो रहे थे, तो उन संक्रमित लोगों में इलाज के लिए इसका आयात किया गया और लगाई गई थी। जैसे कोविड की वैक्सीन लगाई गई वैसे इसको भी लगाया गया। और निपाह वायरस बता दूं मैं आपको, एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस क्या होता है दोस्तों? जब कोई वायरस जंतुओं के माध्यम से मानव या मनुष्य में संचरित हो जाता है तो उस वायरस को या उस बीमारी को हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। मतलब निपाह वायरस सबसे पहले जंतु में आया और फिर जंतुओं का पालन पोषण करना, उनका दूध पीना, उनके मांस को खाना, इसके माध्यम से वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और फिर वो धीरे धीरे संचरित होता है। तो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी है MABS, ये कृत्रिम एंटीबॉडी है, क्योंकि नेचुरली तो हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है, लेकिन ये आर्टिफिशियल रूप से डेवलप की गई है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली की एक तरीके से नकल है। जैसे हमारी एंटीबॉडी क्या है, तो हम देखेंगे WBC में अगर हम देखते हैं तो T सेल होती है जिसको लिम्फोसाइट सेल भी कहते हैं, T लिम्फोसाइट भी कहते हैं। तो ये सब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और उसी तरीके से ये भी एक तरीके से काम करेगी। जो मानव रक्त से विशेष प्रकार के एंटीबॉडी को प्राप्त किया जाता है और फिर उसका क्लोन बनाया जाता है, तो इसी को क्लोन बनाने की पद्धति को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी जैसा स्टेटमेंट बना सकती है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा, ये केवल एक एंटीबॉडी का क्लोन है, केवल एक एंटीबॉडी का, और ये उसी एक एंटीजन से भी आबद्ध होगा यानी जुड़ेगा। लेकिन अगर जस्ट मैं कहूं इसके अपोजिट की मैं बात करूं, वो है आपका पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि एक मिश्रित एंटीबॉडीज है जो अलग अलग बी कोशिका वंशक्रम द्वारा स्रावित होती है, और इसका उपयोग हम कैंसर, इबोला, HIV या आप कह सकते हो COVID-19 आदि के उपचार में हम कर सकते हैं। तो एक अच्छा जो है कि इनिशिएट है, लेकिन अभी ये प्रायोगिक तौर पर है, यानी इसको जब तक हम पूरी तरीके से टेस्ट नहीं कर लेंगे कि ये दवाई ठीक रहेगी कि नहीं, तब तक हम इसे आम पब्लिक के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और एंटीबॉडीज क्या होती है, तो आपको मैं बता दूं कि एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनने वाले जो सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं और हमारे शरीर में किसी बाहरी तत्व यानी एंटीजन की उपस्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यानी कि कोई भी वायरस होता है तो उत्पन्न किया जाता है उसके खिलाफ लड़ने से। अब यहाँ पे हम WHO के बारे में बात करते हैं। WHO की हाई ब्लड प्रेशर की पहली रिपोर्ट आई है दोस्तों, उच्च रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर होता है रक्तचाप, और इसे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन द रेस अगेंस्ट द साइलेंट किलर, यानी ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जिसका पता भी नहीं चलता है और केवल धीरे धीरे व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है, खत्म कर देता है। तो क्या है इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। तो पहली चीज, जब सामान्य से अधिक रक्तदाब की स्थिति होती है तो उच्च रक्तचाप कहा जाता है, जो कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक रक्तदाब स्तर के आधार पर मापा जाता है। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं आप, जो है कि यानी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो सामान्यतः आपका 80 और 120 के मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। 80 से नीचे जाने पे आपका लो बीपी हो जाता है, और अगर 120 से ऊपर जाता है आंकड़ा तो आपका हाई बीपी हो जाता है। तो यही हाई बीपी पर यहाँ पर फोकस किया गया है, और रिपोर्ट में यह कहा गया, WHO की रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि महिलाएं लगभग विश्व स्तर पर महिलाएं 32%, जबकि पुरुष 34% रक्तचाप की स्थिति में है। हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाई ब्लड प्रेशर आपके तंबाकू वगैरह अल्कोहलिक पदार्थ यूज करने पे, ज्यादा गुस्सा करने पे, क्योंकि गुस्सा कब आता है, जब हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत तेज हमें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो बहुत तेज जो है कि दौड़ता है। और इसी वजह से पुरुष जो है कि बाहर कामकाजी प्रवृत्ति में ज्यादा होते हैं, तो बहुत सारे तनाव वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा बहुत आता है, और इस वजह से ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनते हैं। भारत में बता रही है रिपोर्ट कि भारत में 31% आबादी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रस्त है।
और उस 31 में भी अगर हम इसको 100% मान लें तो इसमें भी 37% भारतीय ही हैं जो इसकी जांच करवाते हैं और 30% को उपचार मिल पाता है। और WHO कहता है कि अगर आप इसका बेहतर नियंत्रण अभी से करेंगे ना तो 2040 तक 4.6 मिलियन लोगों के हम जीवन को बचा सकते हैं। ये भारत का रिकॉर्ड है या भारत के आंकड़े हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी। और उच्च सिस्टोलिक जो रक्तदाब होता है वो कहीं ना कहीं हृदय रोग से होने वाली मौतें पुरुषों में 51% और महिलाओं में जबकि ज़्यादा है 54%। हालांकि ब्लड प्रेशर की बीमारी पुरुषों में ज़्यादा है लेकिन मरने की कंडीशन क्या है, वो महिलाओं में ज़्यादा हो रही है। तो किन कारणों से हाई ब्लड प्रेशर होता है? जैसे अगर आप अधिक नमक का सेवन करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो बीपी के पेशेंट होते हैं उन्हें नमक कम देना चाहिए। जैसे आपकी फैमिली में अगर किसी को ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट होगा तो आप देखोगे उसके खाने में नमक कम रहेगा, चाहे दाल में, सब्जी में, इन सब चीज़ों में। तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, इनकी वजह से भी होता है। अगर आपकी बॉडी का मोटापा लगातार बढ़ रहा है तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपकी जो हार्ट बीट है वो प्रॉब्लम में आएगी, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है कि रुकेगा, पंपिंग करेगा कहीं ना कहीं। तो इस वजह से भी शराब का अगर आप सेवन कर रहे हैं, शारीरिक व्यायाम अगर नहीं कर रहे हैं, यानी कि फिजिकली आप फिट नहीं रहते, मेंटली फिट नहीं रहते, तो भी ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम्स आ सकती है। और भारत सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया जिसका नाम है भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और WHO इंडिया द्वारा शुरू की गई है एक सहयोगात्मक पहल, यानी ये संयुक्त रूप से सहयोग करके इस पहल को शुरू किया गया है। तो ये हो गया आपका। फिर एक और टॉपिक है आपका गुजरात घोषणा पत्र। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आउटकम दस्तावेज गुजरात घोषणा पत्र के रूप में जारी किया, यानी गुजरात डिक्लेरेशन। और इसके अंतर्गत देशज ज्ञान, जैव विविधता, पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा की वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की गई है। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि पूरी दुनिया में, यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पे पहला जो है कि WHO के द्वारा पारंपरिक अनुसंधान जो केंद्र है आयुर्वेदिक चिकित्सा का, वो कहाँ खोला जा रहा है? गुजरात में खोला जा रहा है, लेकिन किस शहर में खोला जा रहा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पर ये टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पर मैं आपको जरूर इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा, जिस टॉपिक का नाम है तस्मानियाई बाघ के RNA का अध्ययन। मतलब RNA का मतलब क्या होता है? जो DNA होते हैं और RNA होते हैं, ये दोनों ही हमारे आनुवंशिक फैक्टर होते हैं। तो तस्मानियाई बाघ जो है, देखा जाए तो विश्व के स्तर पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी विलुप्त प्रजाति के RNA को अनुक्रमित यानी कि सीक्वेंस्ड किया जा रहा है। मतलब इसकी स्टडी की जा रही है, जीनोमिक्स किया जा रहा है। हालांकि तस्मानियाई बाघ को हम थाइलासीन भी कहते हैं और ये कुत्ते के आकार का धारीदार त्वचा वाला मांसाहारी मार्सुपियल है। इसमें बात करेंगे तो इसके अंतर्गत भी DNA की तरह RNA भी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है और DNA में किसी जीव का आनुवंशिक कोड संग्रहित होता है, मतलब कि उसके शारीरिक लक्षण कैसे होंगे वो सारी चीज DNA में ही शामिल होती है। और इस सीक्वेंसिंग से, इस अनुक्रमण से हम प्रजातियों के चया अपचय विनिमय से संबंधित जानकारी को ले सकेंगे कि उनकी भोजन पचाने की जो प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है, चयापचय, ये कैसे काम करती, क्या चीजें होती है, इसके बारे में हम समझ पाएंगे। और पूर्व में आई महामारियों के कारणों को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आगामी आने वाली भविष्य में अगर कोई ऐसी महामारी है उन कारणों से, तो हम उसके रोकथाम के लिए पहले से ही अवेयर हो जाएं। तो ये एक बेनिफिट रहेगा इसका। और वहीं आपने सुना होगा डॉली भेड़ के बारे में, जो दुनिया का पहला स्तनपायी जीव था, यानी ममाल्स था, जिसका क्लोन तैयार किया गया। तो डॉली क्लोन भेड़ को बनाने वाली टीम थी, इसका नेतृत्व जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, इयॉन बिलमुट के द्वारा, उनका हाल ही में निधन हो गया। हालांकि डॉली वयस्क कोशिका से क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था। ठीक है, ये एक भेड़ का प्रोडक्ट है और भेड़ है मतलब। और डॉली को सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी SCNT नामक क्लोनिंग विधि का उपयोग करके जन्म दिया गया। अब इसमें क्या होता है, 3 लोग शामिल हो जाते हैं, एक तरीके से 3 लोग शामिल होते हैं। जैसे एक तो होती है मदर, ठीक है, एक होती है यहाँ पे आपकी डोनर और एक होता है यहाँ पे आपका फादर एक तरीके से। तो मान लो फादर का तो बस एक ही रोल है कि आपको स्पर्म को दे देना है। बाकी मदर और डोनर का जो केस होता है, अगर आप इसे देखोगे तो देखिए इसमें क्या होता है, जो अंडाणु होता है ना, जो ओवम होता है, वो कोशिका के केंद्रक को हटा दिया जाता है। अंडाणु कोशिका के केंद्रक को हटाए। अब मदर का मान लीजिए एक अंडाणु निकला, ठीक है, ओवम, और इसका जो
अंडाणु केंद्रक है इसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, काट दिया। अब ये क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक हो गया। लेकिन इसमें डोनर वयस्क कोशिका के केंद्रक का उपयोग किया था। अब यहां से जो ये केशिका है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हमने निकाला और इसमें डाल दिया। किसमें डाल दिया, मदर वाले में। और अब जो है कि ये गर्भवती होगी और इससे बच्चे का जन्म होगा। यानी कि जो SCNT पद्धति है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसमें जन्म तो मां ही देगी, इस गर्भ को उठा के क्या किया जाएगा, फिर इसके गर्भ में रख दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो केंद्रक है वो कहीं ना कहीं हमने डोनर का यूज किया है, क्योंकि जो मदर थी उसके केंद्रक सही नहीं थे, खराब केंद्रक थे, इसलिए उसको जो है कि रिप्लेस किया गया। और इस वजह से ही 99.9% डीएनए तो क्रोमोसोमल डीएनए पे होते हैं। तो कुल मिला के क्लोन के रूप में मूल डोनर की कोशिका के समान ही जो है कि डीएनए मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब यहां हम देखते हैं, ये ब्रह्मांड से संबंधित विवाद का कोई मतलब नहीं था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अब एक CE-20, ये क्रायोजेनिक इंजन के बारे में है, जो कि आपके गगनयान मिशन जो होने वाला है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, उसमें CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। क्रायोजेनिक इंजन जो था वो क्रायोजेनिक तापमान -150 से -273 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन का उपयोग करता है और यह ठोस तरल प्रणोदक इंजनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। कहने मतलब है, ये एक तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन प्रणोदकों के संयोजन का उपयोग करके गैस जनरेटर चक्र का उपयोग करने वाला पहला क्रायोजेनिक इंजन है। तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा लिक्विड ऑक्सीजन और एक मिलेगा लिक्विड हाइड्रोजन, लेकिन ये तरल अवस्था में रहते हैं, ध्यान देना, इसीलिए क्योंकि इसमें ना तो ठोस होता है, ठीक है, और मतलब इसमें तरल और जो है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है। अब यहाँ पे एक और है आपका पॉइंट, जो कि पॉइंट क्या कहता है, ये वाला, ये पॉइंट कह रहा है कि नासा का ओसिरिस रेक्स क्षुद्रग्रह सैंपल कैप्सूल, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि ये जो ओसिरिस रेक्स जो है कैप्सूल है, इसने बेन्नू क्षुद्रग्रह से सैंपल लेकर ये पृथ्वी पर वापस लौटा है और इस मिशन को 2016 में ही लॉन्च किया गया था। जो क्या है कि पृथ्वी के सबसे निकट जो क्षुद्रग्रह है बेन्नू, इसका पर्यवेक्षण करने वाला ये नासा का पहला मिशन था। और क्षुद्रग्रह क्या होते हैं दोस्तों, तो ये चट्टानी पिंड होते हैं, चट्टान के होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये 4.6 अरब वर्ष पूर्व निर्मित सौरमंडल के अवशेष है। और इनको लघु ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रह से बहुत अधिक छोटे होते हैं। बेन्नू बी प्रकार का क्षुद्रग्रह है और इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन और अन्य खनिज होते हैं, जो कि, और इसके द्वारा इस पर जो आपतित होने वाला प्रकाश है जो सूर्य का, वो केवल 4% ही परावर्तित होता है, जबकि हमारी पृथ्वी कितना कर देती है, लगभग 35% रिटर्न कर देती है। जितना भी सूर्य का प्रकाश आता है उसको बिना यूज किए 35% रिटर्न कर देती है, और इसी को हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में एल्बिडो कहते हैं। और 65% ऊर्जा का प्रयोग करती है पृथ्वी, जबकि अगर मैं क्षुद्रग्रह की बात करूं तो ये केवल 4% ही रिटर्न कर रहा है, यानी एल्बिडो का मान इसका क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा, जबकि 96% जो है कि सूर्य के प्रकाश का यूज करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम आखिरी टॉपिक को देखेंगे आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें है सुपर ब्लू मून। ये अक्सर प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सुपर ब्लू मून जो होता है वो 3 चंद्र घटनाओं का संगम कहलाता है। यानी जब एक साथ, एक तो फुल मून हो जाए पूर्णिमा या पूर्ण चंद्र के समय, सुपर मून और ब्लू मून, इन तीनों की घटनाओं का जब संगम होता है तभी सुपर ब्लू मून कहलाता है। अब जैसे ब्लू मून कब होगा, अगर हम बात करें ब्लू मून, तो ये एक ही महीने के भीतर पड़ने वाली जो दूसरी पूर्णिमा होती है ना, तब जो है कि होता है। लेकिन ये दुर्लभ घटना होती है, क्योंकि सामान्यतः पूर्णिमा क्या होती है, आमतौर पर महीने में एक ही बार आती है जो 28 दिन पर आ जाती है। ठीक है, अमावस हर 14-15 दिन पे होती है और पूर्णिमा 28 से 29 दिन पर एक बार पड़ती है। तो भाई एक महीना भी 30 दिन का होता है। तो ऐसा कब हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि दिसंबर आने वाला है, ठीक है, अब दिसंबर मतलब आ ही गया है, मैं कहता हूं कि 1 दिसंबर को जो है कि आपकी पूर्णिमा पड़ गई, ठीक है, तो अभी तो ये पूरा दिसंबर बाकी है, और इसी में लास्ट में जाके जो है कि 30 दिसंबर को फिर से एक पूर्णिमा पड़ गई। तो ये जो है कि स्थिति जो सेकंड वाली पूर्णिमा होगी, इस समय क्या होगी घटना, वो ब्लू मून कहलाएगी। क्यों कहलाएगी ब्लू मून, क्योंकि दिसंबर के पहले ही दिन ऑलरेडी एक पूर्णिमा बीत चुकी थी, और ब्लू मून की कंडीशन है कि किसी भी महीने में 2 पूर्णिमा का होना जरूरी है। तो दूसरी जो पूर्णिमा होती है वो ब्लू मून कहलाती है। एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब इसी तरीके से जब एक मौसम में, एक मौसम का मतलब शीतकालीन मौसम ले लो चाहे ग्रीष्मकालीन मौसम ले लो, तो 4 पूर्णिमा होती है, तो तीसरी पूर्णिमा को भी हम ब्लू मून कहते हैं। क्लियर है। सुपर मून कब होता है, जब
चंद्रमा अपनी पेरिजी का मतलब होता है जब पृथ्वी के बहुत निकट होता है, तब उसके करीब होता है, तो साथ में पूर्णिमा भी होती है, तो उसे हम सुपरमून कहते हैं। मान लीजिए एक समय आ रहा है और उस समय चंद्रमा जो है कि पृथ्वी के बहुत नजदीक से होकर गुजर रहा है और वो समय पूर्णिमा का भी है, तो उसे हम सुपरमून कहेंगे। और पेरिजी पर फुल मून यानी कि सुपरमून, जबकि एपीजी पृथ्वी से दूर होने पर ये फुल मून क्या होता है, 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखता है। कहने का मतलब हो गया कि जो पेरिजी पर अगर आप देखोगे तो फुल मून से क्या होता है, 14% ये बड़ा दिखता है लगभग। तो ये चीजें हो गई। और एपीजी पर फुल मून को माइक्रो मून कहते हैं और अगला हमें सुपर मून जनवरी 2037 में दिखाई देगा। तो ये थी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है कि क्लास, जो मैंने आपको कंप्लीटली समझा दी है। अगर फिर भी इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है, जहां पर 2 अलग अलग चैनल है। एक तो चैनल है जहां पे मैं पीडीएफ वगैरह पोस्ट करता हूँ, क्लासेस अपडेट करता हूँ, जिसमें लगभग 2.8 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और एक आपको टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, जिसमें लगभग 480 के आसपास जो है कि लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। जहां पर कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और जानकारी, एजुकेशन पर्पस, तैयारी पर्पस। और साथ में अब हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे आपके कल्चर वाले सेगमेंट को। और कल्चर में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे नटराज जी की प्रतिमा से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों। और अभी तक अगर आपने पिछले मंथ की करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी, पिछले 4 से 5 महीने की, तो उन्हें जल्दी जल्दी करके कवर कर लीजिए। क्योंकि जब मैं पीटी 365 की सीरीज शुरू करूंगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप इन वीडियोस को रिवीजन कर पाए। तो 1 से 2 बार अगर आप देखे रहेंगे तो ये समझिए कि आपकी यूपीएससी 2024 में अच्छे खासे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे वो मैक्सिमम आप सॉल्व करने के कॉन्फिडेंस में रहोगे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।